जब दीक्षा का काम संपन्न हो जाता है उसके बाद बाबा सुभाष चंद्र बोस को 3 ओथ लेने के लिए बोलते हैं, 3 शपथ लेने के लिए बोलते हैं। और उनमें से पहला शपथ था कि तुम निस्वार्थ भाव से समाज की और देश की सेवा करोगे। और दूसरी शपथ बाबा दिलवाए। नमस्कार। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब कलकत्ता जाते हैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर 2 साल रह करके अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, तो उस दरमियान में केवल बाबा पढ़ाई केवल नहीं करते हैं, साथ में कालीचरण नामक दुर्दांत डाकू को दीक्षा भी देते हैं और दीक्षा दे करके उसको पूरा परिवर्तन कर देते हैं और आध्यात्मिकता के उस शिखर पर पहुंचाते हैं। साथ में दूसरी दीक्षा भी देते हैं कमलाकांत महापात्र को और उसको भी आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर अर्थात मोक्ष तक पहुंचाते हैं। और इस छोटी सी उम्र में ही 17 साल में ही बाबा गुरु का रोल करने लग जाते हैं और एक नया तांत्रिक सिविलाइजेशन की एक नींव रख देते हैं समाज में। और बाबा फिर उसी दरमियान में इससे भी आगे बढ़कर एक और काम करते हैं। अपने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उनकी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, नवीन विचारधारा जो थी बाबा की, बाद में वो आनंद मार्ग की पुस्तकों में छपी और वो दर्शन का रूप लिया। तो बाबा अपने इन क्रांतिकारी नवीन विचारों को कलकत्ता का जो एक इंग्लिश मैगजीन मॉडर्न रिव्यू करके है उसमें छपवाते थे और उसका एक बंगला वर्जन प्रवासी करके है उसमें भी अपने इन विचारों को छपवाते थे। और उसके जो एडिटर थे केदारनाथ चट्टोपाध्याय, इन लेखों से, बाबा के इन लेखों से आकर्षित हुए और बाबा से बाद में मिले। और जब बाबा से मिलते हैं वो तो देखते हैं अरे जो इसके लेखक हैं ये तो 17 साल का युवक है, टीन एजर है और इसका इस प्रकार से विचार, इतना गहन विचार, इतना दार्शनिक विचार। और वो बहुत अचंभित हुए और उससे बहुत प्रभावित हुए, वो उनकी बुद्धि की गहराइयों को देखते हुए, और उसे हमेशा मिलते रहे। दूसरा जो कलकत्ता की ही इंग्लिश पेपर सर्च लाइट और स्टेटमेंट्स है उसमें भी बाबा अपने इन विचारों को लिखते थे और वो छपती थी। और ये सब चीजें जब छपने लगी, बाबा की विचार, बाबा की बातें इन मैगजीन्स में और इन पेपर्स में, तो कलकत्ता के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो लोग काफी प्रभावित हुए और इस लेख के प्रति बहुत आकर्षित हुए। और सबसे पहले जो कलकत्ता के जो महान दार्शनिक जिन्होंने बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी और मेक्सिको में भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी, उसके को फाउंडर मेंबर थे, वे उसके तरफ आकर्षित हुए। और वे भी जब बाबा से मिलते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो 17-18 साल का लड़का है, युवा है, और उसका इस प्रकार से विचार, इतना नवीन विचार, इतना प्रोग्रेसिव विचार, तो वो भी काफी प्रभावित होते हैं। उनका नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था। तो एम.एन. रॉय भी जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, विचारक थे, क्रांतिकारी थे, भारत में ही नहीं बाहर भी, वो इन लेखों से बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद बाबा और अपने जो इन लेखों को बंगाल में, उस समय तो बांग्लादेश और भारत एक ही था, बंगाल में एक इत्तेफाक करके उर्दू मैगजीन थी, उसमें अपने लेखों को आफ्ताब उद्दीन से के नाम से छपवाते थे। और वहाँ पर भी काफ़ी लोकप्रिय थी बाबा की ये बातें, बाबा की ये चीज़ें। विशेषकर समाज की जो बुराइयां थी, समाज की जो
अंधविश्वास थी, वो झकझोरती थी बाबा के ये सब बातें। एक बार बाबा के छोटे भाई हिमांशु रंजन सरकार बाबा के साथ कलकत्ता में ही एक परिवार में गए और वहां पर जाकर के भारत की वर्तमान परिस्थिति के बारे में, उस समय की जो परिस्थिति के बारे में गहन विचार विमर्श हो रहा था, कर रहे थे। और बाद में बाबा ने अपने छोटे भाई को बताया कि वह एम.एन. रॉय था, मानवेंद्र नाथ रॉय, और वो जो लेडी थी, महिला थी, वो उनकी जर्मन पत्नी एलेन थी। और उस समय जो एम.एन. रॉय थे वो मार्क्सवाद के फिलोसफी से, दर्शन से थोड़ा सा असहमत थे और गांधी जी का जो विचार था उससे भी असहमत थे, और इसलिए एक नए विचार के बारे में, एक नया दिशा वो खोज रहे थे। लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस किया कि ये जो एम.एन. रॉय और एलेन बाबा को बहुत अधिक रेस्पेक्ट कर रहे थे, और बाबा उसमें मात्र 18 साल के ही थे और वो लोग लगभग 45-50 साल के थे वो लोग। बाबा जब इन बुद्धिजीवी लोगों से बात करते थे तो उनका मेन मुद्दा होता था बात करने का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मोरल लीडरशिप, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, कास्टिसिज्म और लोकल रिसोर्स ऑफ वेल्थ, ये सब के बारे में बाबा बात करते थे। और मार्क्सिज्म में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो एम.एन. रॉय को बहुत ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी और बहुत प्रभावकारी लगती थी, बहुत नवीन लगती थी, बहुत क्रांतिकारी लगते थे। एम.एन. रॉय बाबा से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे कलकत्ता के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल को बाबा से मिलाते रहते थे। और इसी दरमियान में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी बाबा से मिलवाया। सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप से त्यागपत्र दे चुके थे। वे त्यागपत्र इसलिए दिए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी के समर्थक थे वे लोग सुभाष को सहयोग नहीं करते थे, और इसी से दुखी होकर उन्होंने चेयरमैनशिप से ही त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किया। फिर हमेशा ही वो प्रभात रंजन सरकार अर्थात बाबा से मिलते रहते थे। बाबा से मिलना वो इसलिए भी पसंद करते थे और बाबा से इसलिए भी प्रभावित थे क्योंकि बाबा देश और पूरा दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को बढ़िया से प्रेडिक्ट करके, भविष्यवाणी करके बता देते थे। और वो गांधी के मन में क्या चल रहा है, नेहरू के मन में क्या चल रहा है, वे लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी एनालाइज करके बाबा बता देते थे, जो कि दूसरा और कोई नहीं कर सकता था। सुभाष चंद्र बोस बाबा के आध्यात्मिक गुणों से भी काफी प्रभावित हुए क्योंकि उनका बैकग्राउंड पूरा आध्यात्मिक था और वे उनका शुरू से ही आध्यात्मिकता के प्रति रुझान काफी अधिक था। इसलिए बाबा को वो गुरु के रूप में भी देखने लगे, अपने स्पिरिचुअल गाइडर के रूप में भी देखने लगे सुभाष चंद्र बोस। बाबा अपने कुछ शिष्यों को, हेमचंद नायक और भी कुछ लोगों को एक बार बोले थे कि एम.एन. रॉय और सुभाष चंद्र बोस एक बार बाबा से मिलने के लिए टाइगर ग्रेव, जमालपुर के टाइगर ग्रेव पर आए थे। और जब बाबा वहां पर पहुंचे उस मैदान पर, तो दोनों पहले से ही वहां पर मौजूद थे और एक विषय पर गहन चर्चा कर रहे थे कि भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार से होनी चाहिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल रूप से पहले होना चाहिए। तो एम.एन. रॉय बोल रहे थे सुभाष चंद्र बोस को कि भारत को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पहले होना चाहिए और यदि आर्थिक गुलामी खत्म हो जाएगी तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि नहीं, पॉलिटिकल रूप से भारत को आजाद कराना पड़ेगा
और इकोनॉमिक रूप से हम लोग बाद में कर लेंगे। तो फिर बाबा हेमचंद नायक की तरफ इंगित करके बोलते हैं कि बताओ जी दोनों में कौन सही था। तो हेमचंद नायक बोलते हैं कि बाबा सुभाष चंद्र बोस सही था कि पॉलिटिकल रूप से भारत को आज़ाद होना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर एम.एन. रॉय सही था, क्योंकि जब तक भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मीनिंग नहीं है। और एक बार आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा भारत, सारा शोषण, आर्थिक शोषण खत्म हो जाएगा, तो राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसे ही आ जाएगी। किस प्रकार आएगी? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर भारत को शोषण करने के लिए आए हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए आए हैं। यदि सब प्रकार से यहाँ विद्रोह शुरू हो जाएगा उनके शोषण के विरोध में, तो उनका और यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है भारत का। और एक बार यदि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा तो राजनीतिक रूप से ऐसे स्वतंत्र हो जाएगा। और जब राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा भारत, तो यहाँ पर मोरलिस्ट लीडर लोगों का लीड करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल मोरलिस्ट, जो आध्यात्मिक बेस्ट मोरलिस्ट होंगे, उस प्रकार के नैतिकवान लोग भारत को लीड करना चाहिए, तो भारत का प्रोग्रेस होगा। बाबा फिर इस बात पर जोर दिए कि एक स्टैंडर्ड टाइप का मोरालिटी और रेशनलिटी बिना आध्यात्मिकता के संभव नहीं है, और इसलिए लीडर लोगों में आध्यात्मिकता तो होना ही चाहिए। तब सुभाष चंद्र बोस तो इस बात से सहमत हो गए, लेकिन एम.एन. रॉय इस बात से सहमत नहीं हुआ। एम.एन. रॉय का मानना था नेताओं में एक बेसिक नैतिकता के प्रति और सेवा भाव के प्रति, कल्याण के प्रति एक भाव रहने से ही काम चल जाएगा और इसी से देश का भला होगा। तो बाबा और अपनी बात को जोर देते हुए बोलते हैं कि जब तक कोई नैतिकता आध्यात्मिकता में रूटेड नहीं होगी, अर्थात उसका जड़ आध्यात्मिकता में नहीं होगा, तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो नैतिकता फेल हो जाएगी। कोई 500 रुपये का घूस नहीं ले सकता है, लेकिन जहाँ पर कोई 5 करोड़ घूस देगा तो वहाँ पर वो डिग जाएगा, और पद प्रतिष्ठा जहाँ पर मिलेगी वहाँ भी वो डिग जाएगा। इसलिए नैतिकता को तो दृढ़तापूर्वक आध्यात्मिकता में रूटेड होना ही चाहिए। तो इस प्रकार का बात विचार चलते रहा और अंत में एम.एन. रॉय भी मान लेते हैं कि हाँ, आध्यात्मिकता का ज़रूरत है। और बाबा फिर यह भी बोलते हैं केवल नेताओं के लिए ही नहीं, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी आध्यात्मिकता जरूरी है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता से ही मनुष्य की जो अनंत इच्छा है उसकी प्यास बुझेगी, उसकी इच्छाओं की तृप्ति होगी और उसका मन इस भौतिक वस्तु के तरफ नहीं दौड़ेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। तब फिर बाबा सुभाष चंद्र बोस को और एम.एन. रॉय को वही जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप का जो मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ जो टाइगर ग्रेव है, उसी टाइगर ग्रेव में दीक्षा देते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को दीक्षा देते हैं और उसके बाद एम.एन. रॉय को भी दीक्षा देते हैं। जब दीक्षा का काम संपन्न हो जाता है, उसके बाद बाबा सुभाष चंद्र बोस को 3 ओथ लेने के लिए बोलते हैं, 3 शपथ लेने के लिए बोलते हैं। और उनमें से पहला शपथ था कि तुम निस्वार्थ भाव से समाज की और देश की सेवा करोगे। और दूसरी शपथ बाबा दिलवाए कि तुम नैतिकता और आध्यात्मिकता को जीवन के किसी भी परिस्थिति में भूलोगे नहीं, उसको हमेशा साथ लेकर चलोगे। और तीसरी प्रतिज्ञा बाबा दिलवाए कि जो जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, परम पद की प्राप्ति,
इसको कभी नहीं भूलना है और समाज में काम करते हुए भी इसको याद रखना है और इसके लिए भी अनवरत काम करना है, चेष्टा करते रहना है। ये 3 शपथ दिलवाए सुभाष चंद्र बोस को बाबा ने। और फिर बाबा ये सब काम हो जाने के बाद सुभाष चंद्र को बोलते हैं कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत इच्छा है, तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। तो बाबा बोलते हैं हेमेंद्र नाथ की ओर इशारा करके कि जानते हो जी सुभाष चंद्र बोस क्या मांगा। फिर बाबा बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, वह सिर्फ एक ही बात बोले सुभाष चंद्र बोस कि मैं बस इस ब्रिटिश रूल से, इस ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस यही बाबा से बोले। तो बाबा फिर सुभाष चंद्र बोस को बोले कि भारत को स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा भौतिक संघर्ष करना पड़ेगा, फिजिकल स्ट्रगल करना पड़ेगा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में विद्रोह करना पड़ेगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस फिर बोलते हैं बाबा को कि जब तक समाज विद्रोह नहीं करेगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में, तब तक भारत को किस प्रकार से स्वतंत्रता मिलेगी। और ये समाज का विद्रोह गांधी जी के बिना सपोर्ट के संभव नहीं है। और समाज जब विद्रोह करेगा तो वो तो हिंसात्मक भी होगा और उसी से अंग्रेज़ लोग फिर डरेंगे, भय खाएंगे। और गांधी जी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे क्योंकि ये उनके अहिंसा नीति के खिलाफ जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि यदि अंदर से सपोर्ट नहीं मिलता है तुमको भारत को आज़ाद करने में, तो तुम बाहर से सपोर्ट लो, तुम भारत से बाहर जा कर के इस प्रकार का विद्रोह करो अंग्रेज़ों के खिलाफ में। और इस प्रकार का आंदोलन अभी ही संभव है क्योंकि अभी ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग स्वयं सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझे हुए हैं। और एक बार जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो एशिया में और भी जो इनका रूल्स है अंग्रेज़ों का, उनको भी रास्ता मिल जाएगा स्वतंत्र होने का। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो एक कॉलोनियल शासन चल रहा है, इससे पूरा वर्ल्ड को मुक्ति मिल जाएगी। और इस काम में तुमको हमेशा एक अदृश्य शक्ति सहायता करेगी, तुम कभी भी अकेला या असहाय महसूस नहीं करोगे। इस प्रकार बाबा प्रभात रंजन, श्री श्री आनंद मूर्ति जी सुभाष चंद्र बोस को आश्वासन देते हैं। इस प्रकार हेमचंद नाइक को बताते हुए बाबा बोलते हैं कि उस दिन जो सुभाष चंद्र बोस और एम.एन. रॉय को दीक्षा हुई थी, एम.एन. रॉय ने तो आध्यात्मिकता को बिल्कुल तार्किक रूप से ही स्वीकार किया था और इसलिए उस साधना को बढ़िया से नहीं कर पाया। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस हृदय की गहराई से अंदर से उसको समझा था और स्वीकार कर लिया था। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस सीरियसली साधना करने लगा। और उसके बाद दोनों कलकत्ता लौट गए थे और बीच बीच में बाबा से मिलते रहते थे। कई एक बार तो जो जहाँ पर बाबा कलकत्ता में रुके हुए थे अपने मामा के यहाँ, शरद चंद्र बोस के यहाँ, वहाँ पर मिलते थे। और सुभाष चंद्र बोस अनेक बार और भी मिले दूसरे दूसरे लोकेशन पर। और बाबा ने सुभाष चंद्र बोस को आध्यात्मिकता के सारे लेसन्स बताए थे। यहाँ तक कि कपालिक दीक्षा भी बाबा ने सुभाष चंद्र बोस को दिए थे, जिसमें शमशान में जा कर के तंत्र साधना करनी पड़ती है। वो सब साधना भी बाबा ने सुभाष चंद्र बोस को सिखाए थे। बाबा के निर्देशानुसार जब सुभाष चंद्र बोस पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरोध आंदोलन करने के लिए तैयार हुए और जैसे ही वो आंदोलन करने वाले थे, मूवमेंट करने वाले थे, ब्रिटिश हुकूमत को इनकी खबर लग गई और 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कुछ दिनों के बाद हंगर स्ट्राइक कर दिए
और उस हंगर स्ट्राइक से, भूख हड़ताल से अंग्रेज लोग डर गए कि यदि इनको कुछ हो जाएगा तो और विद्रोह भड़क जाएगा और आंदोलन उग्र हो जाएगा। तो फिर 5 दिसंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस को छोड़ देते हैं और उनको होम अरेस्ट कर देते हैं, उनको घर पर ही कैद कर देते हैं उसके लेकिन सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को भेष बदलकर एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में, मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर के उस नज़रबंद वाले घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलने के बाद प्लान के अनुसार से उनका भांजा शिशिर चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस को कार से गोमो स्टेशन तक छोड़ देते हैं। धनबाद के पास जो गोमो स्टेशन है वहाँ तक छोड़ देते हैं और वहाँ से फिर सुभाष चंद्र बोस कालका मेल पकड़ करके पेशावर चले जाते हैं। और इस गोमो स्टेशन पर बाबा उनसे मिले थे ये भी कहा जाता है और आगे की रास्ता के बारे में सब कुछ बाबा बताए थे सुभाष चंद्र बोस को। और फिर पेशावर से वो जर्मनी पहुंचते हैं अफ़गानिस्तान होते हुए। तो हम लोग देखते हैं बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो सुभाष चंद्र बोस को आशीर्वाद दिए थे कि तुमको एक अदृश्य सत्ता हमेशा सहयोग करेगी इस काम में। और सुभाष चंद्र बोस को उस नज़रबंद वाले घर से निकलने में इसी अदृश्य सत्ता ने सहयोग किया था और हिटलर से मिलने में भी इसी अदृश्य सत्ता ने सुभाष चंद्र बोस को सहायता किया था, क्योंकि हिटलर किसी से डायरेक्ट मिलता नहीं था। अपने सैनिकों में से ही 2-3 नकली हिटलर बना करके रखा था और सबसे पहले उनको मिलने के लिए भेजता था किसी से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सबको पहचान जाते हैं नकली हिटलर को और फिर असली हिटलर से उनकी मुलाकात होती है। हिटलर ने अपने कुछ नकली हिटलर अंगरक्षक रखे हुए थे। वे दिखने में ठीक हिटलर की तरह ही दिखाई देते थे। उनको पहचानना बहुत कठिन था। और इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज भी खड़ा करते हैं। आज़ाद हिंद फौज में सब भारतीय लोग ही होते हैं, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान और जर्मनी ने बहुत सारे भारतीयों को कैद कर रखे थे। जो लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे, जापान और जर्मनी इटली के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के सहयोग के लिए सैनिक में भर्ती हुए थे ये लोग। और उनको सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से और जापान से मांगते हैं और उनमें देश प्रेम भर करके उनको ब्रिटिश के खिलाफ ही, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और वही आज़ाद हिंद फौज कहलाता है। और उन्हीं के दबाव से, उसी आंदोलन के दबाव से, उसी बाबा ने जो कहा था कि तुम बाहर से आंदोलन करो, तो वही बाहर से जो दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा आज़ाद हिंद फौज का, और उसी से अंग्रेज़ लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता मिली। और उसी अदृश्य शक्ति के कारण ही फिर 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइपे हवाई अड्डे पर सुभाष चंद्र बोस का हवाई दुर्घटना होता है और उसमें वो साफ सुरक्षित बच जाते हैं। और फिर वहाँ से निकल करके उनका अलग ही जीवन होता है, अलग ही आध्यात्मिक जीवन होता है। और अपना जो आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए, आध्यात्मिक साधना को पूरा करने के लिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आदेशों निर्देशों को मानते हुए ही उन्होंने फिर सब कुछ राजनीति से अलग होकर के, पॉलिटिक्स से अलग होकर के अपने सारे बचे हुए जीवन को उन्होंने साधना में लगा दिया था। और कितने सारे लोगों को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस को दिखाए भी थे।
तो बाबा बोलते हैं कि गौतम बुद्ध और सुभाष चंद्र बोस का त्याग बहुत बड़ा है आध्यात्मिकता के लिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का भारत को आज़ाद करने में कितना बड़ा अहम रोल है। वो सुभाष चंद्र बोस को तैयार करके किस प्रकार से भारत को आज़ाद दिलाते हैं, लेकिन ये सब बातें गौण है, ये सब बातें कोई नहीं जानता है। ये सब बातें इतिहास के पन्ने में कहीं नहीं मिलता है। नमस्कार।